हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बढ़िया चल रहा हो। तो आज का जो लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है। ये है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पार्ट 2। पहला लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर था। आई होप आपने वो पढ़ा हो, रिवाइज किया हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो। नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करिए, विल एक्सप्लेन इट फॉर यू। चलो, तो पहले फटाफट एक रिकैप एज यूजुअल। पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, हमने इसकी डेफिनेशन समझी थी। नक्सल क्या होते हैं। ये एक रेडिकल कम्युनिस्ट हैं जिनकी स्ट्रैटेजी जो है माओ जेडोंग के ऊपर निर्धारित है। और इंडिया में दोनों हैं, माओ के फॉलोअर्स भी हैं, लेनिन के भी हैं, बट ज़्यादातर माओ के हैं। फिर हमने इसका ओरिजिन देखा था, 1967 से ओरिजिन है इनका। सीपीआईएम, ये अभी की सीपीआईएम मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत में जो अभी की सरकार है या कोई भी सरकार है उसको हटाना चाहते हैं और एक क्लासलेस सोसाइटी लाना चाहते हैं। और ये भी एक रेवोल्यूशन के थ्रू पावर कैप्चर करना चाहते हैं। फिर हमने एवोल्यूशन देखा। इसमें 3 फेजेस हैं, हम थर्ड फेज में हैं। ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए। और ये मैंने लास्ट लेक्चर में जितना ज़रूरी है उतना डिस्कस किया था। जो भी एक्स्ट्रा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो ईयर्स वगैरह हैं, आप एक ही याद रखिए। वैसे तो 1967, दूसरा एक्चुअली 2 याद रखिए, दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है 2004 वाला। फिर हमने रीजंस देखे, जिसमें से सबसे बड़ा रीज़न है लैंड रिफॉर्म्स का अनसक्सेस, मतलब जो लैंड रिफॉर्म्स थे अनसक्सेसफुल थे, जो उनका एम था वो पूरा अचीव नहीं कर पाए थे। फिर हमने स्टेटस देखा। स्टेटस मतलब अभी क्या चल रहा है। अभी हमने ये देखा मैप के थ्रू कौन से रीजन में ये अफेक्टेड है। उसके बाद हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स देखे जो ऑफिशियल फैक्ट्स थे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। फिर हमने रेड कॉरिडोर समझा है क्या होता है। फिर हमने फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड देखा। फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड में हमने समझा लेनिन कौन थे, माओ जेडोंग कौन थे, मार्क्स कौन थे, और इंडिया में जो उग्रवादी हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स हैं, वो किसको फॉलो करते हैं। तो हमने समझा लेनिन रशिया में क्या करा था उन्होंने, माओ ने क्या किया था। तो बेसिकली इंडिया में यही चाहते हैं कि माओ ने जो चाइना में किया था वो यहाँ पे करना चाहते हैं, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं इंडिया में। आइए लेक्चर पे आते हैं, फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करते हैं फटाफट। एम क्या है इस मूवमेंट का। इस मूवमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, इनके जीने का जो रीज़न है वो ये है कि ये पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, लेकिन वायलेंट मीन्स से। मतलब ये जो इनका गोल है, इसका जो रास्ता है, इट्स वायलेंट। मतलब ये पूरा रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं। तभी तो माओ क्या कहता था, पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन। तो वही ये लोग फॉलो करते हैं। और ये चाहते हैं कि इंडिया का जो रिपब्लिक बने उसका नाम ये देना चाहते हैं, द इंडिया पीपल्स डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक। मतलब ये चाहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी आए और देश में किसी भी एलीट का राज ना हो, एलीट का राज ना हो। फिर ये क्या चाहते हैं, एक मास बेस बना के। मतलब ऐसा नहीं कि 50,000, 1 लाख, 1 करोड़, नहीं। ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग बदले। ठीक है, मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग बदले। और इनकी जो मेजर डिमांड है, जो पॉलिटिकल डिमांड है, वो किस कंटेक्स्ट में है या किस चीज़ के लिए है। बेसिकली क्या है, इनकी कुछ डिमांड्स हैं, उस डिमांड को पूरा करने के लिए ये वायलेंट चीज़ों को करते हैं, दैट्स इट। और ये जो डिमांड्स है वो सारी पॉलिटिकल हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, कैसे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, वैसे सभी हैं, बट मेजर यही है, इनको गोल जो है इनका पॉलिटिकल है। रास्ता क्या है, वायलेंट है। और ये किससे रिलेटेड हैं चीज़ें, वही जो मैंने आपको बताया है, जल, जंगल, ज़मीन, जे, और लास्टली एक नया आज बताता हूँ, खनिज। मतलब जो मिनरल पावर तो नहीं कह सकते, मिनरल वेल्थ जो है, क्योंकि आपको पता है ये जिस रीजन में हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट्स, जिस रीजन में हैं वहाँ पे मिनरल वेल्थ बहुत ज़्यादा है। तो नक्सल जो हैं अल्ट्रा लेफ्ट विंग जो एक फोर्स है, नक्सल्स बोलते हैं इनको, नक्सलाइट्स बोलते हैं इनको, नक्सलबारी बोलते हैं इनको। ठीक है, सॉरी, नक्सलबारी इज़ द प्लेस इन द वेस्ट बंगाल। तो वहाँ से ये जो चीज़ें हैं आई हैं, इनकी थिंकिंग ये है।
और इनके एम ये हैं कि डिस्ट्रॉय द लेजिटिमेसी ऑफ द स्टेट। जो भारत स्टेट है अभी, जो डेमोक्रेटिक स्टेट है, उसकी लेजिटिमेसी खराब करना, मतलब उसकी जो लेजिटिमेसी मतलब वैधता, लेजिटिमेसी मतलब वैधता जो है इस स्टेट की, इंडियन स्टेट की, उसको हटाना चाहते हैं और अपना राज लाना चाहते हैं। तो दो चीज़ और यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि इनकी जो फॉलोइंग है, जो माओइस्ट हैं, ये जिस चीज़ को फॉलो करते हैं वो माओ जेडोंग की एक रेड बुक है, रेड बुक। इनके लिए ये एक सेक्रेड टेक्स्ट बुक है। और इनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, इनकी जो आर्म्स ट्रेनिंग होती है वो किन मॉड्यूल्स पे आधारित है पता है? LTT जो थे ना श्रीलंका में, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलाम, इनकी जो ट्रेनिंग होती थी वैसी ही इनकी ट्रेनिंग होती है। अब ये करते कैसे हैं, एक्शंस कैसे? अब एम्स तो समझ लिया, एक्शंस कैसे हैं? देखो, ये पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर अटैक करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे रोड, रेलवे, ठीक है, पावर। और ये क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो भी हो रहा हो उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, जो भी सरकार कर रही है, जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी डेवलप हो रही है चीज़, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली के टावर्स हो, उनको ये तोड़ते हैं। और ये क्यों करते हैं? ये क्यों इसलिए करते हैं ताकि ये इसलिए करते हैं ऐसा ताकि एक गैप बने। गैप किस चीज़ का बने? अब देखो, पहले तो ये कहेंगे कि आपके लिए मतलब जनता के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये चाहते हैं कि सरकार हार जाए वहाँ पे डेवलपमेंट लाना। पहला तो ये रीज़न है इनका, ताकि ये लोग अपना राज बनाए रखें। क्योंकि अगर किसी चीज़ का अभाव रहेगा तभी तो माओवादी उसको पूरा करने का छलावा देंगे। अगर सरकार डेवलपमेंट ले आएगी तो ट्राइबल्स को प्रॉब्लम क्या है? नहीं है कोई प्रॉब्लम। तो जो माओवादी हैं, देखो ऐसा नहीं है कि ट्राइबल्स भारत सरकार के अगेंस्ट है, लेकिन ये जो माओवादी हैं ये कुछ गिनी चुनी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं, वो हमने डिस्कस करी है। तो माओइस्ट क्या करते हैं, जो उनके एरियाज़ हैं, जैसे रेड कॉरिडोर जो बोलते हैं जिसको, वहाँ पे ये लोग लोगों को मेन स्ट्रीम में आने नहीं देने चाहते। मेन स्ट्रीम जो है मतलब जो भारत के दूसरे इलाकों से मिलते हैं लोग, आते हैं, ठीक है, मेन स्ट्रीम में लोगों को आने नहीं देते। फिर और सबसे बड़ा एक एग्जांपल मैं आपको इसका दूं तो ये एजुकेशन पे बहुत अटैक करते हैं, स्कूल पे बहुत अटैक करते हैं, स्कूल बनने नहीं देते। क्योंकि एजुकेशन से क्या होता है, एक आप अवेयरनेस आती है आपके अंदर, है ना, आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, आपके अंदर लेट्स से इंक्वायरी, कुछ चीज़ें पूछने की वही क्यूरियोसिटी आती है। तो बात क्या होती है, जब ये लोग समझेंगे कि माओवादी एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, वो तो उसको कहाँ से जागरूकता आएगी, वो आएगी एजुकेशन से। तो इसीलिए ये स्कूल को बनने नहीं देते, ठीक है। फिर दूसरा ये भी होता है कि अगर आपके अंदर आप एजुकेशन प्राप्त कर लोगे, तो पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपके अंदर स्किल आएगा कुछ ना कुछ, है ना, या फिर आपके अंदर कोई कुछ ना कुछ एप्टीट्यूड आएगा। अब वो चीज़ आप यूज़ करने के लिए बाहर जाओगे, या फिर आप अपने वहाँ पे कोई बिजनेस चलाओगे। तो जब आप लोग एम्प्लॉयमेंट देने लग जाओगे तो माओवादी क्या करेंगे? तो इस चक्कर में भी ये लोग किसी को स्किल भी नहीं करने देते या स्किल गेन नहीं करने देते, ताकि वो कहीं जाके नौकरी ना कर ले, क्योंकि वो इनका साथ नहीं देगा ना। फिर सीधी सी बात है, नॉन वायलेंस और वायलेंस के बीच में हमेशा इंसान नॉन वायलेंस ही चूज़ करेगा ना, क्योंकि वहाँ तो मरने का खुद डर होता है। तो माओवादी इनको एज अ थ्रेट देखते हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को। फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अटैक करते हैं, पुलिस फोर्स, आपने कितना सुना होगा कितने जवान मरते हैं। MLA पे भी अटैक हुआ है, डेथ भी हुई है। तो ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन पे भी अटैक करते हैं ताकि वो लोग हार जाएं, निराश हो जाएं, वहाँ पे कहें कि नहीं ये रीजन तो छोड़ो, अब हमारे बस की नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, माओवादी जीत गए। तो ये लोग ये चाहते हैं सरकार हार मान ले, अटैक कर करके ये लोग चाहते हैं कि उनकी हिम्मत टूट जाए सरकार की, रेड कॉरिडोर वाले एरियाज़ में कुछ भी करने की। तो ये सब सोच के ये चाहते हैं ऐसा, ठीक है, ये इनकी सोच है, इसलिए ये सब ये चीज़ें करते हैं। फिर ये लोग सिविलियंस को भी मारते हैं। इसके भी कई रीज़न हैं। पहला तो ये है कि जो इनके आइडियोलॉजी को मानता नहीं उसको मार देते हैं, खासकर इनके एरियाज़ में, ऐसा नहीं बाहर जाके कहीं मार रहे हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया जो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं, अफेक्टेड एरियाज़ हैं, बेसिकली रेड कॉरिडोर, वहाँ पे ये जाके लोगों को मारते हैं। फिर उनको
और रीज़न पता है क्या देते हैं, बोलते हैं कि ये तो इन्फॉर्मर थे, पुलिस इन्फॉर्मर थे, बट लोगों को पता होता है वहाँ पे जो रहते हैं कि ये जो लोग थे इन्होंने माओइस्ट की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं किया, या फिर माओवादियों ने अगर कुछ कहा तो उन्होंने नहीं किया होगा इसलिए उनको मार दिया। तो ये कहते हैं कि ये पुलिस इन्फॉर्मर है, इस छलावे के साथ उनको मार देते हैं। फिर ये इसलिए भी मारते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं उनको किडनैप करते हैं, एलेक्स पॉल मैनन का एग्जाम्पल है, या फिर लोगों को मार देते हैं गवर्नेंस में जो है, ताकि एक वैक्यूम क्रिएट हो, जगह बने और उस जगह को ये लोग कैप्चर करें। फिर उसके बाद ये लोग क्लास एनिमीज़ को भी मार देते हैं। कौन से क्लास एनिमीज़, मतलब ज़मींदार वगैरह जो रिच लोग होते हैं, राइट। तो ये लोग ऐसा ना क्यों, इन लोग का ऐसा मानना है, माओवादियों का ऐसा मानना है कि ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं दूसरों को, इसलिए। और हमने ये पढ़ा भी था कि ये इसी एलीट के अगेंस्ट जाते हैं। तो ये सब से और क्या होता है पता है, ये सब अगर माओवादी इतना लोगों को मारेंगे तो दूसरे जो लोग हैं वो भी तो इनको मारने आएंगे, राइट। इनको मतलब माओवादियों को मारने आएंगे। अभी माओवादी किसी को मार रहा है, मान लो एक पर्सन को मार रहा है, तो उसके परिवार वाले भी तो हैं, फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो इनको खिलाफ अटैक करते हैं, फिर ये ऐसे कुछ अटैक करेंगे, तो ये एक विशियस साइकिल चल जाती है। ओके, तो आई होप ये क्लियर है। चलो, फिर क्या है, ये सिविल सोसाइटी एंड फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, जिसके थ्रू ये लोग अपना काम करते हैं। मतलब सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, एनजीओज वगैरह। फिर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जो लीगल होती हैं, लेकिन वो कुछ इलीगल एक्ट नहीं करते, वो प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं। एनजीओज होती हैं जो, ठीक है, कोई सभा बन जाती है। तो फ्रंट हम पढ़ेंगे आगे जाके, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन पूरा डिटेल में, मैं जस्ट आपको पहले समझा रहा हूँ ये लोग करते कैसे हैं काम, और इश्यूज कैसे अटैक करते हैं पता है लोग। जैसे SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी, इसको अटैक करेंगे। अटैक मतलब आइडियोलॉजिकली अटैक करेंगे, नहीं ये तो गलत है, इस यहाँ के लोगों के लिए काम ही नहीं करेगा, ये सरकार जो है लूटना चाहती है, सिर्फ सरकार तुम्हारे हित के लिए काम नहीं कर रही है, ये ऐसे बोलते हैं लोगों को वहाँ पे। और ये किसके थ्रू होता है, सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन जैसे NGOs वगैरह, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई सभा बना लेता है, कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हाँ, लैंड रिफॉर्म्स पे, लैंड एक्विजिशन पे। ओके, फिर जैसे मैंने आपको बताया था ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, तो इसके ऊपर भी ये लोग विचार जो फैलाते हैं वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ही फैलता है। फिर ये तो मैंने आपको बताया कि ये लोग डेवलपमेंट में गैप लाते हैं ताकि वहाँ पे खुद घुस जाएं और अपने आप को स्थापित कर पाएँ, ताकि हम ही आपके सेवा में आ सकते हैं, लोगों की सेवा में। तो ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं, ये लोग अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, माओवादी अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं, और लोगों के लिए, लोगों के अंदर अपने प्रति सहानुभूति पैदा करना चाहते हैं, और मास मूवमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो ये क्या करते हैं, पहले डेवलपमेंट रोकेंगे, उसके बाद जो अथॉरिटी है, लीगल अथॉरिटी भारत सरकार की, उसको चैलेंज करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, अंडर डेवलपमेंट होगा, ये लोग वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होने देते, मैंने आपको बताया ये इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ते हैं। ये सब तोड़ने के बाद वहाँ पे जो गैप बनता है, मतलब बेसिकली अंडर डेवलपमेंट जो होती है, उसका ये अब फ़ायदा उठाते हैं। ये कहते हैं कि देखो सरकार तो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रही है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, देखो पहले तो ये जो काम है डेवलपमेंट का उसको होने नहीं देते, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटी जो है भारत सरकार की, रुको पूरा बनाता हूँ मैं। पहले तो ये है कि ये डेवलपमेंट होने नहीं देते, ठीक है। उसके बाद ये लोग भारत सरकार की जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करते हैं। चैलेंज मतलब बोलते हैं कि तुम गलत हो। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट होती है, यहाँ पे मतलब इनके रीजन्स में, रेड कॉरिडोर में। फिर उसके बाद और क्या होता है, जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना जो है, तहसील है, ठीक है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स है, स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, ये सब अच्छे से काम नहीं करते क्योंकि ये करने नहीं देते। आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं वो नहीं चलते हैं। तो जब ये सब होता है तो गैप क्रिएट होता है, लोगों को सर्विसेज नहीं मिलती, और ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ये इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो अब आई थिंक आपको फ्लो समझ में आया होगा।
ऑलराइट। तो पहले डेवलपमेंट नहीं होने देंगे, सरकार को चैलेंज करेंगे, उससे अंडर डेवलपमेंट होगा, फिर वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, ये सब वो सब है, वो अच्छे से फंक्शन नहीं करेंगे, गैप आता है, इस गैप को एक्सप्लॉइट करते हैं और इसी वजह से ये चलते जा रहे हैं। ठीक है। फिर ये और क्या करते हैं, कैंगरू कोर्ट्स या पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रजा कोर्ट, ये सब ये चलाते रहते हैं। इसमें क्या करते हैं ये लोग, अपना ही डिसीजन लेते हैं, मतलब खुद ही जज बन जाते हैं, खुद ही ज्यूरी बन जाते हैं, खुद ही एग्जीक्यूशनर बन जाते हैं। तो बेसिकली ये खड़े खड़े वहाँ पे विदाउट एनी लीगल अथॉरिटी डिसीजन दे देते हैं और लोगों को बोलते हैं यही फॉलो होगा। और ऐसे बहुत बार होता है कि ये सीधा सीधा लोगों की डेथ मतलब वो कर देते हैं, सेंटेंस दे देते हैं और मार भी देते हैं लोगों को, कि अगर कुछ किसी ने गलत किया हो, जैसे मैंने आपको बताया ना, इन्फॉर्मर्स को मार देते हैं, सो कॉल्ड इन्फॉर्मर्स। कोई कोई असल में भी होंगे इन्फॉर्मर्स, सैडली क्या, हर डेथ सैड है। तो यहाँ पे ये लोग ऐसे मारते हैं लोगों को। ओके, तो देखो ये इनके अटैक्स हैं आर्मी व्हीकल्स पे। ये आई थिंक जो एमएलए की डेथ हुई थी उसका है फोटो। फिर ये वही सीआरपीएफ जवान्स की व्हीकल्स पे अटैक करते हैं। पूरा जंगल देखो, जंगल एरिया, इसी चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं। फिर ये देखो, ये एक फ़ोटो है कंगारू कोर्ट का, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन जो इनका चलता है, ऐसे सभासी लगाएंगे और वहीं पे डिसीजन डिक्लेयर कर देंगे, हो गया काम। अब इनके मेथड्स क्या हैं या मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये काम कैसे करते हैं। पहले तो देखो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम करते हैं। मतलब ये पीछे तो एक्सट्रीमिस्ट ही होते हैं, पीछे माओवादी ही होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जैसी रहेगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट। ओके, तो ये क्या होता है कि ये माओइस्ट पार्टी है, उसके अंदर छोटी छोटी पार्टीज आ जाती हैं जो बोलती हैं कि नहीं हम तो उनसे अलग हैं। और क्यों, उससे क्या होगा, इनके ऊपर कोई लीगल वो नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये बोलेंगे नहीं नहीं हम तो माओवादी से रिलेटेड नहीं हैं, लेकिन ये एक्चुअली सीपीआई-एम से ही रिलेटेड होते हैं, बट लीगली उनसे अलग रहना चाहते हैं, ताकि अगर कुछ माओवादी कर देते हैं तो इनके ऊपर कोई वो नहीं आएगी, लीगल लाइबिलिटी। और जैसे एग्जांपल मैं आपको दूँ, डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ग्रुप्स हैं जो लेफ्ट विंग इंस्टीट्यूशन से आते हैं। तो ये करते क्या हैं, ये लोगों की सिंपथी निकालते हैं, लोगों से सिंपथी इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कैसे कलेक्ट करते हैं, प्रोपेगेंडा के थ्रू अपने विचारों को फैलाते हैं। ये बोलते हैं कि सरकार जो गलत कर रही है, सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है। जो ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं सोसाइटी में, खासकर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से, उसको ये हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि नहीं देखो ये सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, हमारे समाज में इतनी औरतें को मतलब औरतें मर रही हैं, मर्द मर रहे हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, सरकार की वजह से। और सरकार कहती है नहीं नहीं हम तो तुम्हारे लिए डेवलपमेंट लाना चाहते हैं। तो ये ऐसे चीज़ों को ट्विस्ट करते हैं, राइट। फिर उसके बाद जो लेफ्ट, ये मैंने आपको बताया था, ये लेफ्ट में आते हैं, लेफ्ट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, सॉरी लेफ्ट साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो जो लेफ्टिस्ट होते हैं, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेफ्ट की, ये उनसे भी सहानुभूति लेने जाते हैं, उनसे भी हेल्प लेने जाते हैं। जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप हैं, जो एक्चुअली में लोगों का काम कर रहे हैं और जो माओवादी से रिलेटेड नहीं है, ये उनसे भी जाके सपोर्ट लेते हैं। फिर ये इंटरनेशनल मीडिया से भी सपोर्ट लेते हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू। मतलब माओवादी डायरेक्ट नहीं जाते, ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जाती हैं, मैं ये बता रहा हूँ आपको। फिर ऊपर से आपको पता है कि हमारा जुडिशियल सिस्टम थोड़ा वीक है, वीक भी ऐसे नहीं बोल सकते वीक है, बस डिलेड आप बोल सकते हो, राइट, थोड़ा स्लो है। तो उससे फिर क्या है कि ये जो एनजीओ वगैरह हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जो स्टूडेंट यूनियंस हैं, वो फिर इसी चीज़ से, जो हमारा जस्टिस सिस्टम जो इनएफिशिएंट है, उसका फ़ायदा उठा के ये लोग बच भी जाते हैं। सेकंड, गुरिल्ला वॉरफेयर, ये मैंने आपको कल समझा दी थी टर्म। तो माओवादी जो है गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक यूज़ करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर मैंने जैसे बताया था, ये अलग होता है आर्मी, जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर होता है उससे अलग होता है, जो आर्मी वगैरह यूज़ करती हैं। इसमें क्या होता है, छोटे छोटी टुकड़ियाँ होती हैं और ये ज़्यादातर सिविलियंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग क्या यूज़ करते हैं, मिलिट्री के टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। काम मिले मतलब ये छोटे नंबर में काम करेंगे, लेकिन ऐसा आर्मी काम नहीं करते, मतलब जो आर्मी जो मतलब पूरी स्ट्रांग होती है, रेगुलर होती है चीज़ें, उसमें वैसा नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें उसी टाइम डिसाइड होती हैं, कल रात को डिसाइड होगा बहुत कुछ ऐसे।
तो ये लोग छोटी छोटी रेड्स करते हैं, 5-10 लोग होंगे, जाके कहीं हमला कर देंगे, जैसे ज़मींदार के घर पे कर दिया, राइट, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस पे कर दिया, हिट एंड रन कर दिया, गोली मार के चले गए किसी को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा मूवमेंट की कैपेसिटी होती है, मतलब ये कहीं पे अटैक करके फटाक से गायब हो जाते हैं। 50 लोग को आदमी, 50 लोगों में से 5 तो पकड़े जाएंगे ना, ये होते ही 10-15 पकड़ोगे कितने को। ठीक है, ऐसा तो गुरिल्ला वॉरफेयर में ये सब ये करते हैं, सिविलियंस को यूज़ किया जाता है काफ़ी। फिर इनकी प्रोपागेंडा मशीनरी होती है, बहुत पावरफुल प्रोपागेंडा फैलाने की मशीनरी है नक्सलाइट्स के पास, और ये काफ़ी सारे टाउन्स में या मेजर सिटीज़ में हैं, खासकर नेशनल कैपिटल में भी हैं। इनके मीडिया में सपोर्टर्स भी हैं, जैसे जनरल मीडिया है उसमें इनके सपोर्टर्स भी हैं। फिर क्या देखें तो एनजीओ जो होते हैं और जो एक्टिविस्ट होते हैं, ये नॉन स्टॉप लगातार काम करते रहते हैं इनके लिए, लगातार इनका प्रोपागेंडा फैलाते रहते हैं। आई होप आपको प्रोपागेंडा पता होगा, बेसिकली प्रचार करना किसी का, किसी चीज़ के बारे में, तो कांस्टेंट चलता रहता है, वो रुकता नहीं है। और एक और इनकी स्ट्रैटेजी होती है कि जो मीडिया है भारत का, ये उनके खिलाफ कुछ नहीं करते, ताकि मीडिया भी इनको, मतलब देखो मीडिया कैसा करेगा कि हमारे साथ तो हुई नहीं, मतलब ऐसे मीडिया वाले बोलते नहीं हैं, लेकिन देखो वो क्या बोलेंगे कि देखो हम तो गए थे वहाँ पे, हमें तो बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमें तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू दिया, और बताएंगे कि देखो विलेजर्स कितने गरीबी में रह रहे हैं, ऐसे ऐसे करके उल्लू बनाते हैं। मीडिया वालों को नहीं, मतलब एक तरीके से जैसे वही बात हो गई कि अगर आपका स्कूल में कोई इंस्पेक्शन करने आता तो सब चीज़ें पहले ठीक हो जाती है ना, एक दिन पहले, वैसे ही यहाँ पे है। बट हाँ, ये मीडिया को बेवकूफ़ी बना रहे हैं, और मीडिया के खिलाफ भी कुछ नहीं बोलते हैं। ये तो बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा प्रचार हो रहा है, मतलब आप हमारी असली बातों को सरकार तक ले जा रहे हो, ऐसे वैसे। फिर देखो इनकी आइडियोलॉजी जो है ना कि सबका विकास हो, ऐसे वो सब चीज़ें जो है बहुत पॉजिटिव हैं। आइडियोलॉजी, ध्यान से सुनना, आइडियोलॉजी। तो इस वजह से ही काफ़ी पढ़े लिखे लोग इनको हेल्प करते हैं। वायलेंस की वजह से कोई हेल्प नहीं करता है, वायलेंस लोगों को करना पड़ता है, या लोगों से करवाया जाता है काफ़ी हद तक। तो आइडियोलॉजी जो है उसकी वजह से काफ़ी लोग अट्रैक्ट होते हैं, एनजीओ, एक्टिविस्ट, जनरल मीडिया। और इसमें नॉर्मल लोग भी हैं, नॉर्मल मतलब जो पढ़े लिखे लोग हों। ऐसा नहीं है कि वो माओवादी पैदा हुए थे या माओवादी के घर में पैदा हुए थे, नॉर्मल ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन ये दिखाते हैं ना मीडिया वालों को, बोलते हैं कि देखो हमारे कितने लोग को मार दिया, ऐसे ही बहुत 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 कुछ होता है, मीडिया को यूज़ करते हैं लोग। और पीछे क्या होता है, नक्सलाइट ही मारते लोगों को, पुलिस वालों को नहीं मार रहे। जब पुलिस वालों को मारते हो तब दिखाओ ना, और वो दिखाती भी है मीडिया, लेकिन उस पर इतना अटेंशन नहीं हो पाता जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए, नहीं तो हमारे जवान भी तो मरते हैं। और कई बार पता क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं कि जो माओइस्ट मरा होता है उसको, उसके कपड़े वपड़े चेंज करके सिविलियन दिखा के उसको, डेड बॉडी को कर देते हैं, ऐसे मीडिया को दिखाते हैं। तो एक ये देखो, ये इनकी बहुत ही पेचीदा स्ट्रैटेजी है, टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। टैक्टिकल मतलब ये एक उसके साथ चलते हैं, कुछ इरादे के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ चलते हैं। तो देखो माओइस्ट जो होते हैं ये वायलेंट चीज़ें होती हैं, इसमें बहुत खतरनाक हमले होते हैं, खासकर भारतीय पुलिस पे। तो माओवादी ये वायलेंट एक्टिविटी करते हैं जिसको बोलते हैं टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन। ये चलता है मार्च से अर्ली मानसून टाइप में, ठीक है, हर साल। और यूजुअली ये क्यों करते हैं, ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको एकदम हैरान परेशान कर दें, और इस चीज़ के बाद ये रिक्रूटमेंट करें, दिखाएंगे कि देखो हम तो अभी भी इतने स्ट्रांग हैं, ये है वो है, सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, और हम और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, चलो चलो हमारे साथ आओ। तो ऐसे करते हैं लोग, हमला करेंगे, हमला करने के बाद उसी चीज़ को यूज़ करके रिक्रूटमेंट करेंगे। तो एक एम क्या है इसका, ये TCOC का एम क्या है, ये इसके थ्रू क्या चाहते हैं, अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, एग्जिबिट देयर स्ट्रेंथ। कैसे, हमला करके। हमला कैसे करेंगे, वायलेंस, मतलब वायलेंट ऑपरेशंस, छोटे छोटे हमले करेंगे आर्मी पे या CRPF पे। वैसे आर्मी नहीं, CRPF डील करती है इनसे, तो उन पे हमले होते हैं। तो काफ़ी सारे डेडली अटैक होते हैं जिसमें बहुत सारे मतलब जवानों की जानें जाती हैं इस पीरियड में। कौन सा, मार्च से अर्ली मानसून।
अभी इन्होंने कुछ फ्रेश स्ट्रैटेजीज़ करी हैं, उनको देखते हैं काफ़ी सारी। तो वैसे तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, इन्फॉर्मर्स को तो मार ही देते हैं, तो वो तो पुरानी स्ट्रैटेजी हो गई। अब फ्रेश स्ट्रैटेजी में क्या है, ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं चीज़ों को। एक्सपैंड कैसे कर रहे हैं? अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं। ओके, दूसरे लोगों पे जीत जीत पाने की कोशिश। जो दूसरे लोग कौन? जो नॉन पेजेंट ग्रुप है और जो दूसरे सोशल ग्रुप्स हैं, पढ़े लिखे लोग जैसे, फिर और या जैसे बोल सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, वैसे ये जब्त करना चाहते हैं। किसको? दूसरे जगह कहीं पे स्ट्रगल हो रहा है ना, मान लो ये कहीं किसी रीजन और में गए, वहाँ पे कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट कुछ चल रहा है, तो वहाँ पे जाके खुद घुस जाएंगे कि नहीं नहीं हम भी तुम्हारे साथ हैं, या फिर वहाँ की लीडरशिप पे अपना कब्जा जमा लेंगे ऐसे। फिर वहाँ पे चीज़ों को यूज़ करेंगे अपने लिए। इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं माइन वॉरफेयर का। माइन कैसे? जो कोल वगैरह की होती है ना माइंस, उसमें कब्जा करना, वहाँ से रिसोर्सेज ना लेके जाने देना। क्योंकि जैसा आपको पता है, जो ये एरियाज़ में है, LWE जिस एरिया में है, वहाँ पे क्या है, वो मिनरल रिच है जगहें। फिर ये मिलिटराइज करना चाहते हैं। किसको? जनरल मिलिशिया, मतलब जो आम जनता होती है, जन मिलिशिया। अब जन मिलिशिया क्या होते हैं? ये लोग सपोर्टर हैं नक्सल्स के। फिर भारत सरकार जो है उसने ये ढूंढा इंटेलिजेंस के थ्रू कि अभी नंबर्स क्या हैं इनके, 12,000 करीब लोग हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये इंटेलिजेंस गैदर करते हैं लोगों के लिए, माओवादियों के लिए। फिर उनकी जो आइडियोलॉजी है उसको फैलाते हैं, लोगों को रिक्रूट करवाते हैं। मतलब बेसिकली ये दूसरे एरियाज़ में माओवादी के आंख और कान होते हैं, आंख और कान। फिर ये लोग फोर्स करना चाहते हैं किसको? जो पुलिस रिसोर्स है। मतलब क्या होता है कि ये लोग ना अपने, मान लो ये रेड कॉरिडोर है, इसके बाहर अटैक करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। उससे क्या है, यहाँ जो पुलिस होती है इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ चला जाता है। और फिर ऑब्वियसली पुलिस तो लिमिटेड है ना, तो ये क्या करते हैं, और जो पुलिस के बाहर जाने का अभाव होता है उसको यूज़ करके बस अपना काम करते हैं, मारते हैं लोगों को, या फिर अपनी ही मतलब चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, बस और क्या। फिर इस्टेब्लिश क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन बनानी है इनको अपने गुरिल्ला जोन्स में। मतलब जहाँ पे ये गुरिल्ला वॉरफेयर यूज़ करके अपना जो पैर बैठा चुके हैं, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइजेशन भी बैठाना चाहते हैं अपनी। मतलब कंगारू कोर्ट करेंगे, वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करेंगे। कोयला जो है सबसे ज़्यादा, जैसे और भी सारे मिनरल्स हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे कंपनियों को काम नहीं करने देंगे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड तो आप समझते ही हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टी अपने छोटे छोटे वो सेंटर्स खोलती है अलग अलग जगह पे, वैसे। फिर इनके ओवरऑल स्ट्रैटेजी में, मोडस ऑपरेंडी में ये भी आता है कि काफ़ी सारे औरतें भी हैं, लेकिन इसका रीजन अलग है। ये क्या चाहते हैं कि बच्चों को ब्रेन वॉश करके, बच्चों को बहला फुसला के माओवादी बनाएं। ठीक है। और देखो, मैक्सिमम पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ऐसी चीज़ों में ना पड़े, लेकिन क्या होता है फिर, बस उन पे जोर डाला जाता है, कोर्शन किया जाता है, कोर्स किया जाता है उनको। उनको फिर धमकियां दी जाती हैं जान से मारने की। तो काफ़ी सारे पुअर, गरीब जनजाति वाले लोग, वाले पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चे को दे देते हैं, और उन बच्चों में सबसे ज़्यादा वो अपनी गर्ल चाइल्ड को दे देते हैं। अब ये तो आप समझ जाओ क्यों। ये पैट्रियार्की की वजह से होता है। मतलब लड़का जो होता है ज़्यादातर सोचते हैं कमा लेगा, लड़का दे दिया तो घर का चिराग चला गया, ऐसे। तो ये सब जो है माओवादी करते हैं, ये क्या है, इनह्यूमन प्रैक्टिस ही है। तो ये जो प्रैक्टिस है, इस रीजन से, यही एक रीज़न है, यही कारण है कि इतने सारे यंग औरतें और लड़कियां, जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, माओइस्ट कैडर में हैं। और एक और बात देखो, ये लोग पेट्रियार्की के अगेंस्ट होते हैं। ये लोग मतलब माओवादी बोलते हैं कि हम पेट्रियार्की में बिलीव नहीं करते हैं, और लेकिन इनके टॉप मैनेजमेंट में औरतें बहुत कम है। जैसे इवन के CPIM में बहुत कम है। तो देखो कैसे चलता है काम। मतलब ये लोग ऐसे काम करते हैं, बोलते कुछ और है, होता कुछ और है। अब आते हैं एक नई चीज़ पे,
अर्बन नक्सलिज्म। देखो यूजुअली ऐसा सोचा जाता है कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है, माओवादी जो हैं, ये लोग एक रूरल एरिया में ज़्यादा कब्जा बना के रखते हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, टेलीकम्युनिकेशन नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये काफ़ी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि ये कब सबसे ज़्यादा कहाँ पे एक्टिव रहते हैं, दंडकन्या रीजन में, जो ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आसपास आता है, आंध्रा भी आता है इसमें। तो ये सही भी बात है कि मानना क्यों है, ये तो प्रूफ है ना कि जो नॉर्मल नक्सलिज्म है वो वहीं पे फैला है सबसे ज़्यादा, दंडकन्या में। जो और इसकी इन लोग की इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं कि वहाँ पे कि 70 साल हो गए लेकिन डेवलपमेंट अभी तक इस रीजन में हुई नहीं है ढंग से। तो देखो ये एक इलस्ट्रेशन है, बहुत फेमस चित्रकार ने बनाई है, नॉट एग्जैक्टली पेंटर, आई शुड से डिज़ाइनर ने बनाई है। देखो इसमें ये किताबें हैं और ये जो हाथ है ये उनका साइन है, किनका, सीपीआई का या माओवादी का। ये देखो गन है, ये हथकड़ी है और ये उनका साइन है, जेल के पीछे डाल दिया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अर्बन नक्सलिज्म को दर्शाता है। तो पहली बात तो देखो मैंने जैसा बताया कि LWE ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में माना जाता है और वो सच्चाई भी है, लेकिन इनकी जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी अर्बन लोगों में भी पाई जाती है। ओके, और अर्बन जगह से पता है कौन आते हैं, इनके लीडर्स आते हैं। लीडरशिप जो है अर्बन एरिया से आती है। काफ़ी जो एजुकेटेड लोग हैं वो आते हैं, जो एक तरीके से इस आइडिया जो है ना, ये आइडियोलॉजी ऑफ किसकी, नक्सलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो इनकी मान्यताएं हैं, वो कई लोगों के लिए एक तरीके से रोमांटिक हो जाती हैं चीज़ें कि अरे वाह ये तो इतनी अच्छी चीज़ है, हम इसको क्यों नहीं कर रहे भारत में ऐसे। जैसे मैं आपको बताऊं, चारू मजुमदार और जो के सान्याल थे, ओरिजिनल जो इनके आर्किटेक्ट थे नक्सलबारी मूवमेंट के 1967 में, सॉरी नक्सलबारी रिवोल्ट जो हुआ था, के सान्याल और चारू मजुमदार, ये लोग नॉन रूरल थे। इनकी जो सोच थी ये पढ़ लिख के आई थी, ना कि कोई इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन देखा था। तो पहली बात तो ये जो टर्म है ये क्लियरली डिफाइन नहीं करी गई है लूजली। इसका मतलब ये होता है जो सपोर्टर जो लोग अर्बन एरियाज़ में रहते हैं और जो एक्टिविस्ट होते हैं या सपोर्टर होते हैं इस आइडियोलॉजी के, आइडियोलॉजी मतलब नक्सलवाद या माओइज्म, और जो दूसरे होते हैं एक्टिव नक्सल्स, वो होते हैं जंगल में जो और रेड कॉरिडोर में रहते हैं। मतलब जो हमला करते लोगों पे, जो कब्जा बना के रखे हुए हैं, वो लोग जो रहते हैं वो रहते हैं जंगल में। लेकिन जो ये अर्बन नक्सलाइट होते हैं, जो एक तरीके से एक्टिविस्ट होते हैं, जो सपोर्टर होते हैं आइडियोलॉजी के, वो लोग रहते हैं ऑब्वियसली शहरों में, तभी तो अर्बन नक्सलिज्म बोलते हैं इसको। वैसे ये इतने सक्सेसफुल रहे नहीं हैं अर्बन नक्सलिज्म, क्योंकि इन्होंने कुछ ज़्यादा नोटवर्दी किया नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये भी है कि हमला वगैरह ये लोग करते नहीं हैं, ये लोग सिर्फ बोलचाल करते हैं, पेपर में माओइस्ट के सपोर्ट में लिखते हैं, मीडिया में जाके इंटरव्यू देते हैं। ओके, तो ये लोग फिर रिक्रूटमेंट में भी ध्यान देते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से चीज़ है, ये चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि चारू मजुमदार अर्बन एरिया से थे, पढ़े लिखे थे। तो अभी एक और चीज़ मैं अगर आपको बताऊं तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हमने जो ऊपर डिस्कस किया था ना, तो उसमें काफ़ी सारे जो लोग हैं वो इसी में अगर गिने जा सकते हैं अर्बन नक्सलिज्म में। जो ट्रूली माओइस्ट लोगों से रिलेटेड है वो वाली ऑर्गेनाइजेशन, ना कि अच्छी वाली जो मतलब जो बोनाफाइड एक तरीके से टर्म होती है, मतलब जो सच्ची ह्यूमन राइट वाली जो हैं उनसे छोड़ के जो एक्चुअल में नक्सलिज्म से मिले हुए लोग हैं। ठीक है, तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं से बनी होती है। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, अर्बन पॉपुलेशन में जाते हैं, वहाँ पे रिक्रूट करते हैं लोगों को, फंड इकट्ठा करते हैं लोगों के लिए, फिर ऊपर से उनका साथ देते हैं। जैसे अगर शेल्टर देते हैं लोगों को, जो एक्चुअल के माओवादी होते हैं उनको अपने घर में शेल्टर देंगे, उनको बताएंगे शहरों में कैसे रहना है, ऐसे वैसे। ठीक है, तो ये फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको यूज़ किया जाता है और उसमें ज़्यादातर अर्बन नक्सलिज्म ही होते हैं, अर्बन नक्सलाइट्स होते हैं। ऑलराइट,
तो बेसिकली अर्बन नक्सल्स क्या है, वो एक माओइस्ट लोगों की एक फॉर्मूला है। वो कहाँ और फोकस करते हैं, अर्बन एरियाज़ में भारत के, और वहाँ से क्या उठाते हैं, लीडरशिप और प्रोपेगेंडा और लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब है। और ये सब कहाँ यूज़ करेंगे, वो अपने रेवोल्यूशन में। फिर ये काम कैसे करते हैं, देखो इसके अंदर जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर एकेडमिक्स होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं। फिर ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते होते हैं या फिर एनजीओ में काम करते होते हैं। ये सब जो होते हैं एक्टिविस्ट, ये लिंक होता है इनका सीपीआईएम से। लेकिन जैसे मैंने बताया ये सेपरेट रहते हैं ताकि इन पे कोई लीगल एक्शन ना हो, ठीक है। फिर ये लोग लीगल चीज़ों को ही यूज़ करके जो भारत सरकार है उसका नाम खराब करते हैं। जुडिशरी में केस लगा देंगे, कोई केस फाइल कर देंगे या आरटीआई लगा देंगे कि बोल देंगे कि आपने तो इतने पैसे दिए ही नहीं। आपने अगर 1 करोड़ रुपए मान लो अगर आपने कोई स्कीम में 1 करोड़ रुपए दिए, ये बोलेंगे आपने तो 50,000 ही दिए हमको एक्चुअली में। तो ऐसे क्या करते हैं लोग, समझदार होते हैं, इनको ये मतलब जो लॉज हैं उनके बारे में पता होता है, कानून के बारे में पता होता है, ये एजुकेटेड होते हैं, थोड़े पैसे भी होते हैं इनके पास। तो ये लीगल सिस्टम को यूज़ करते हैं और माओवादियों के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये ह्यूमन राइट एनजीओ होते हैं, सीपीआई के अंदर ही होते हैं। तो ये लोग काफ़ी जिम्मेदार हैं जो माओवादी मूवमेंट है उसको ज़िंदा रखने के लिए। ऑलराइट, लास्ट पॉइंट, ये स्टेट को कैसे बदनाम करते हैं, प्रोपेगेंडा के थ्रू और डिसइंफॉर्मेशन। प्रोपेगेंडा मतलब अपनी अपनी चीज़ें बढ़ाते रहेंगे आगे, और डिसइंफॉर्मेशन मतलब गलत इन्फॉर्मेशन देके सरकार को बदनाम करते हैं। फिर आते हैं वर्किंग पे। भैया वर्किंग कैसे है ये, पहले तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ बताता हूँ कि देखो ये जो नक्सलिज्म है ना, अर्बन नक्सलिज्म, ये कभी 5 साल में या 2 साल में पैदा नहीं हुआ है। ये सीपीआईएम जो है उसकी बहुत पुरानी स्ट्रैटेजी है। उन्होंने 2004 में अपना डॉक्यूमेंट निकाला था जब ये यूनिफाई हुए थे सब, तो इम्पॉर्टेंट ईयर है 2004। तो 2004 में इन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकाला था, उसका नाम था अर्बन पर्सपेक्टिव, आवर वर्क इन अर्बन एरियाज़। उसमें से, उस डॉक्यूमेंट में से इनकी स्ट्रैटेजी सारी आती है, अर्बन नक्सलियों की सारी स्ट्रैटेजी वहीं से आती है। और उस स्ट्रैटेजी के अंदर ये क्या करते हैं, उस स्ट्रैटेजी के अंदर ये लोग इंडस्ट्रियल वर्कर जो हैं उनके साथ काम करते हैं, उनको मोबलाइज करते हैं, मतलब उनको अपने हक के लिए आगे लेके आते हैं कि आप हमारा साथ दो। अर्बन पुअर के पीछे जाते हैं, उनको बोलते हैं कि आओ हमारे साथ मिलो, अपने हक के लिए लड़ो, हथियार उठाओ, उसी से सरकार हटेगी, इलेक्शन से नहीं हटेगी, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हैं। फिर ये लोग फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जैसे वो तो हमने देख लिया क्या होता है। उसके बाद टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट्स, जैसे दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके और भी फ्रंट्स बनाते हैं लोग। फ्रंट मतलब क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन आप समझ लो। ये बस एक फ्रंट क्या होता है कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपको अपने किसी दोस्त को, अभी जैसे मैं फ़नी तो नहीं बोल सकते, बट देखो अगर आपको मान लो कोई जैसे लड़के को लड़की पसंद है या फिर लड़कियों को कोई लड़का पसंद है, एंड कुछ भी केस है, जो भी केस है, मान लो आपको कोई पसंद है, तो ये सी कोई पसंद है, आप ए हो, तो आप बी के थ्रू वो काम करवाओगे, मतलब फ़ोन नंबर निकलवाओगे वगैरह वगैरह। तो शुरुआत में ऐसे ही करते हैं कई बार, व्हेन वी आर शाय। तो ये लोग वही करते हैं, लेकिन वो एक्सट्रीम वे में करते हैं, और छलावा किसके लिए करते हैं, वायलेंस के लिए। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बी, ये है फ्रंट। सी मतलब इनका टारगेट, टारगेट मतलब कोई भी, जैसे सरकार को नीचा दिखाना है तो मीडिया पे जो ऑर्गेनाइजेशन नंबर जिसका नाम बी है वो जाके बात करेगी, ना कि माओवादी। ए कौन है, माओइस्ट। तो ये फ्रंट है इनका, समझ रहे हो। चलो, तो ये लोग क्या करते हैं, टैक्टिकल यूनाइटेड फ्रंट्स बनाते हैं लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की हो मान लो। जैसे और भी क्या है एग्जांपल, स्टूडेंट्स को भड़काना बहुत आसान है, खासकर जो लेफ्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं। मिडिल क्लास एम्प्लॉयज़ हैं, नौकरी करने वाले आम इंसान। दलित वुमेन, और दलित को भी। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जैसे मुस्लिम्स, उनको भी अट्रैक्ट करते हैं ये लोग, ठीक है। और ये काफ़ी जगह
एक्टिवेटेड भी हैं, मतलब जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अर्बन नक्सलिज्म को सपोर्ट करती हैं, ये दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, कोलकाता में भी हैं, चंडीगढ़ में तो हैं, सॉरी चंडीगढ़ में भी हैं, पूना में भी हैं। और ये 2018 में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, ठीक है, जो इसको मतलब नक्सलिज्म को सपोर्ट करते हैं या फिर लिखते हैं उनके बारे में पॉजिटिव। तो 5 लोगों का अरेस्ट हुआ था, उससे ये न्यूज़ में आया था दोबारा। तो ये न्यूज़ थी उस दिन, 2018 की न्यूज़ है। 5 एक्टिविस्ट अरेस्टेड फॉर एलेज्ड नक्सल लिंक्स, ऑल यू नीड टू नो। अभी पता है एलेज्ड क्यों लिखते हैं, क्योंकि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो एलेज्ड रहता है सब कुछ जब तक प्रूव नहीं आता था। तो ये 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने क्या किया था, एक साथ 5 स्टेट पे रेड मारी थी, 5 स्टेट्स में। और काफ़ी सारे जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनके घर पे गए थे। महाराष्ट्र पुलिस नो इन लोग को बोला है अर्बन नक्सल है ये, ठीक है। और काफ़ी मतलब बड़े नामी गिरामी लोगों को, और एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर भी हैं, अरुण फेरेरा जो है वो सुप्रीम कोर्ट लॉयर है। इनका अरेस्ट हुआ था भीमा कोरेगांव वायलेंस केस में, भीमा कोरेगांव जो वायलेंस हुआ था उसके अंदर। और इन सबको अरेस्ट पता है किसके अंदर किया है, UAPA। इसलिए ये पूछा भी गया था 2019 मेंस में, UAPA से रिलेटेड सवाल भी आया था, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। तो ये है अर्बन नक्सलिज्म का फंडा। अब देखो, अब इसको एनालाइज करना है मेंस में। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि आपकी एनालिटिकल पावर जज होती है। तो ये एनालिसिस इस टॉपिक पे अगर करेंगे तो पहले इसमें 2 साइड्स हैं। तो पहले हम समझते हैं पहली वाली साइड कि ये नॉट है, मतलब ये एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, या फिर ये एक थ्रेट नहीं है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। देखो मैंने आपको बताया है कुछ सच्चे जेन्युइन NGOs हैं और एक्टिविस्ट्स हैं जो लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, जो एक्चुअली में काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि गवर्नेंस आए। लेकिन जो माओइस्ट प्रोपेगेंडा है, ये लोग बहुत चालाकी से उन लोगों की सिलेक्टिव चीज़ें, गिनी चुनी चीज़ें दिखाते हैं और बोलते हैं कि, और इनको दर्शाने की कोशिश करते हैं ऐसे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं राइट विंग वाले ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लेफ्ट लीनिंग सोशल एक्टिविस्ट्स, मैं लिख देता हूँ इसको, लेफ्ट लीनिंग सोशल एक्टिविस्ट, जो एक्चुअल एक्टिविस्ट हैं उनको भी अर्बन नक्सल बोल देते हैं, चाहे उनका कोई रिलेशन हो ना हो। तो ऐसे जो जेन्युइन हैं उनको भी जो राइट विंग वाले हैं बोल देते हैं कि नहीं आप भी नक्सल हो भाई, आप नक्सल के मतलब या फिर गरीबों का साथ दे रहे हो तो आप भी नक्सल हो। और कोई भी अगर कोई कड़े सवाल पूछता है सरकार से, उनको भी अर्बन नक्सल बोल देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा इशू है, ये एक मैलाइस है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो सरकार को सवाल उठा रहा है उसको भी नक्सल बोल देते हैं लोग, ठीक है। फिर जो एक्टिविस्ट हैं जो सोशल इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, जो गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ट्राइबल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी ये फोर्स कर देते हैं। किसके, कौन से कैटेगरी में, अर्बन नक्सल्स के। तो अर्बन नक्सल जैसे जो हैं एक्चुअल नक्सल्स, ठीक है, ये चाहते हैं कि हम इंफॉर्मेशन के थ्रू, मतलब वो लोग चाहते हैं कि वो इंफॉर्मेशन के थ्रू जीतें चीज़ों को, मतलब लीगली काम करें। जैसे मॉडरेट्स थे ना मॉडर्न हिस्ट्री में, 1800 लगा लो आप, 80 इसके बाद। तो जो मॉडरेट्स क्या करते थे, यही चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से चीज़ें करने का। तो वैसे ही अर्बन नक्सल जो है ये लीगल मीन से काम करना चाहते हैं। जो असली के नक्सल्स हैं वैसे नहीं। असली नक्सल्स क्या करना चाहते हैं, वो सीधा हमला करना चाहते हैं, सीधा सरकार को ओवरथ्रो करना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। जो अर्बन नक्सल्स हैं ये इंफॉर्मेशन वॉर जो है, परसेप्शन है, जो उसको जीतना चाहते हैं लीगल मीन्स के थ्रू। सरकार को गिराना नहीं चाहते, लेकिन लोगों के लिए काम भी चाहते हैं, जो गरीब हैं, जो ट्राइबल्स हैं। अब दूसरा पहलू देखते हैं कि भैया ये हमला कर सकते हैं या फिर ये एक थ्रेट है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी पे। देखो इसमें पॉइंट्स क्या आएंगे, इसमें पॉइंट है कि पहली बात तो अर्बन नक्सल जो हैं ये इनविजिबल एनिमीज़ हैं, मतलब ये सामने दिखते नहीं हैं, हमला करने नहीं आएंगे गोली से, ये करेंगे पेन से हमला। पेन इज़ माइटी देन स्वॉर्ड।
पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, ठीक है। तो ये पेन से लिखते हैं, पेन से हमला करते हैं। और ये सब जो हैं अर्बन इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। जो अर्बन नक्सल्स होते हैं ना, ये अर्बन इंटेलेक्चुअल्स होते हैं। आई होप आपको इंटेलेक्चुअल्स पता हो कौन होते हैं। फिर ये इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या फिर एक्टिविस्ट होते हैं, और ये सारे अर्बन से होते हैं, अर्बन एरिया से। फिर ये अपने काम से इंटरनेशनल एरिना में भारत की इमेज भी खराब करते हैं, ठीक है। फोरम में जाएंगे, बात करेंगे, बोलेंगे कि भारत सरकार तो कुछ करती नहीं है, भारत सरकार गलत करती है, एंड सो ऑन। न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखेंगे, उसमें भी ये लोग भारत सरकार के खिलाफ लिखेंगे। तो ये सब जो कर रहे हैं ये अर्बन के पढ़े लिखे लोग होते हैं, अर्बन एरियाज में। थर्ड पॉइंट ये है कि माओइस्ट और जो नक्सलाइट्स हैं, इनकी जो लीडरशिप है वो बूढ़ी होती जा रही है। तो अब ये रहते कहाँ हैं? गांव में, या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में, रेड कॉरिडोर में। ये अब देख रहे हैं लीडरशिप के लिए अर्बन एरियाज में, कि वहाँ से कोई लीडरशिप आए, ठीक है। अब ये पहले से भी होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया था, काफ़ी इनकी जो लीडरशिप है, मैक्सिमम लीडरशिप जो है वो वेल एजुकेटेड लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। और माओइस्ट का जो अर्बन वर्क का जो काम है वो ये ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं मासेस को। और मैंने पहले आपको बताया था इसी लेक्चर में कि ये मास मोबिलाइजेशन पे बहुत ध्यान देते हैं माओइस्ट। मोबिलाइजेशन, क्योंकि ये मास रेवोल्यूशन से ही ओवरथ्रो करेंगे सरकार को। अब देखो, इनकी आइडियोलॉजी से तो ऐसा ही लगता है कि नक्सलाइट जो है लोगों के लिए, हक के लिए, हित के लिए लड़ रहे हैं और लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन जो फैक्ट हैं वो थोड़ा उल्टा जाते हैं, इस चीज़ से विपरीत जाते हैं। लोगों की जो अपलिफ्टमेंट है, एम्पावरमेंट है, ये उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर को अनडेमोक्रेटिक मीन से कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आप एक तरीके से इसका कंक्लूजन है, या फिर ये आप कह सकते हो इस पॉइंट का मतलब कि दे आर अ थ्रेट, उसका कंक्लूजन है ये। तो अब क्या बात बनती है? देखो, वे फॉरवर्ड में क्या है कि भारत सरकार जो है उसको अलग से थोड़ी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें अर्बन नक्सलिज्म भी आए। अभी तक इस पर फोकस नहीं था, अब इस पर फोकस लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रिसेंटली एकदम से बाहर आया है 2 साल पहले ही। फिर जो माओइस्ट फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके खिलाफ भी काम होना चाहिए। अभी सरकार ने किया भी है, काफ़ी जो NGOs हैं ना, ही नॉट जस्ट माओवादी वाले, दूसरी जो NGOs हैं जो भारत के खिलाफ या फिर ऐसे प्रोपेगेंडा गलत फैला रही हैं, उनके खिलाफ काफ़ी एक्शन हुआ है। रिसेंटली भी एक NGO के खिलाफ हुआ था। फिर सेपरेट बजट होना चाहिए सिटीज़ में नक्सलिज्म को रोकने के लिए। फिर एक PV रमन्ना कमेटी आई थी, इन्होंने बोला था एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री बनाओ जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी, जिसमें सारा नक्सल रिलेटेड सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को देखा जाएगा। ये इतना बड़ा इशू बन गया है। फिर लास्ट में देखो, एक पॉइंट और यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप कि जेन्युइन एनकाउंटर्स होने चाहिए। बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन यही है कि कोई भी फैक्ट के बिना, प्रॉपर इंटेलिजेंस के बिना हमला ना किया जाए। और जो लोगों तक पहुंचने के लिए प्रोग्राम्स हैं वो, उसमें आप आइडियोलॉजी भी बताओ लोगों को, सिर्फ उनको डेवलपमेंट मत लेके जाओ, उनके विचार भी चेंज करो कि देखो माओवादी आपके लिए नहीं कर सकते, या फिर माओवादी ने ही ये तोड़ा था, या फिर माओइज्म में आप जाओगे तो आपके बच्चों का क्या हाल होगा, ऐसे। तो ये चीज़ को ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, अर्बन नक्सलिज्म से टैकल करना है। फिर लीगल प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी, किनके खिलाफ? जो ये इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके खिलाफ, एकेडमिशियंस, एक्टिविस्ट। अब ये सरकार करती है कुछ सोच समझ के, लेकिन लफड़ा पता क्या हो रहा है कि जब सरकार ऐसे कोई लीगल स्टेप उठाती है ना इनके खिलाफ, अर्बन नक्सल्स के खिलाफ, ये प्रोपेगेंडा मशीन जो है नक्सल्स की, वो इतनी स्ट्रांग है या इतना दिमाग चलता है उनका कि इस चीज़ को सरकार के ऊपर ही पलट देते हैं, सरकार की ही नेगेटिव पब्लिसिटी कर देते हैं। तो ये भी थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। तो देखो, ये सारा जो इशू है अर्बन नक्सलिज्म का, उसको सिस्टमैटिक वे में, प्रोट्रैक्टेड परसिस्टेंट एफर्ट्स देने पड़ेंगे। सिस्टमैटिक मतलब ढंग से करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें करनी पड़ेंगी, जैसे हमारी प्रिपरेशन होती है UPSC के लिए। प्रोट्रैक्टेड मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है, परसिस्टेंट मतलब लगे रहो,
दुनिया का नारा लगे रहो। तो अब करना क्या चाहिए देखो, या अगर आपको कंक्लूजन लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, 2005 से लेके आप 18 को, इसको आप बाद में देखना, तो 2005 से लेके 18 तक इसके ये फैक्ट्स हैं, जिसमें सिविलियन डेथ्स, सिक्योरिटी पर्सनल फोर्सेस की डेथ, सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल्स की डेथ, सॉरी, माओइस्ट की डेथ टोटल। तो अगर आप ये देखोगे तो पिछले अगर आप 6 ईयर्स से ही देख लो तो काफ़ी कम रहा है, और काफ़ी सबसे ज़्यादा रहा था 2010 में। तो मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। अगर हम आ जाते हैं LWE उस पर, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन नंबर काफ़ी कम है अभी भी, ठीक है। पहले 200, 300, 200, 200, ठीक है। फिर 2014 में तो 99 थे, फिर भी थोड़ा बढ़ गया है अभी 18 में। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि माओइस्ट आइडियोलॉजी थोड़ा अपना ग्रिप लूज़ कर रही है, क्योंकि अगर आप टोटल डेथ देखो तो वो तो गिर ही गई हैं, ओके। सिविलियंस की डेथ भी गिर रही है, जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनकी भी डेथ कम हो गई है, और जो LW की जो एक्टिविस्ट की डेथ है वो बढ़ गई है, ठीक है, या 200 के अराउंड चल रही है। 99 कम हो गई थी, तो उसमें ऐसा नहीं है, जितने एक्चुअली जितनी ज़्यादा इनको रिमूव किया जाए उतना अच्छा है। तो कंक्लूजन क्या रहेगा इसका, कंक्लूजन ये है कि जब माओइस्ट आइडियोलॉजी पिछले 50 साल से चल चल के थक गई है, तो ये अपनी अपील जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है कम हो रही है। अपील जो है लोग, ये जो इसकी आइडियोलॉजी की अपील है, जो रुझाव है वो कम हो रहा है। कैसे, कोलंबिया का जो पीस प्रोसेस है वो देख लो आप, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है ये। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लीडर, मतलब LWE का लीडरशिप है, उनको काफ़ी मार दिया गया है, ठीक है। तो पिछले टेबल का एग्जांपल आप ले सकते हो। तो जो भारत सरकार है उसको इतने रिसोर्सेज देने चाहिए क्या अर्बन नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए, ये एक विचार है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये आपको करना चाहिए, लेकिन फैक्ट्स क्या कह रहे हैं, फैक्ट्स यही कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो है वो डिक्लाइन पे है। लेकिन हाँ, बात यही है कि देखो अभी अगर ढीले पड़ गए ना तो इशू है। तो ये एक पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ। फिर यही है कि आप जितना उसमें हमला करोगे ना, आप जितना उनको कैप्चर करोगे, ये जो नक्सलवादियों की जो प्रोपागेंडा मशीन है, ये लोग इतने शातिर बने हुए हैं कि ये बोलेंगे कि देखो हमारे नक्सलिज्म गिरफ्तार हो रहे हैं। तो सरकार को बहुत सोच समझ के ये स्टेप लेना होगा, और बहुत सोच समझ के लोगों को गिरफ्तार करना होगा, ताकि इनडायरेक्टली माओवादियों का ही ना फ़ायदा हो जाए, ओके। क्योंकि ये एक चीज़ें जो होती हैं, एक मैं आपको फैक्टर बताता हूँ, ये रोमांटिक थोड़ी सी चीज़ होती हैं। रोमांटिक बेसिकली मतलब एक आइडिया किसका, वायलेंट रेवोल्यूशन या फिर क्लासलेस सोसाइटी का जो आइडिया है, उससे लोगों को प्यार हो जाता है। तो वो थोड़ी सी एक ऑरा होती है, एक उसके अराउंड एनर्जी होती है उस चीज़ के। तो ये जो इंसर्जेंट्स हैं, ये इतनी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में कैसे रह लेते हैं, क्योंकि उनको उस आइडिया से प्यार होता है, राइट। तो इंडियन स्टेट जो है उनको इस पे ध्यान इतना नहीं देना चाहिए, मतलब ध्यान दो, लोगों की डेथ नहीं होनी चाहिए, डेवलपमेंट होते रहने चाहिए, लेकिन इतना रिसोर्सेज यहाँ पे, इतनी इंटेलिजेंस की रिसोर्सेज देने की ज़रूरत नहीं है। देखो सीधी सी बात है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी चलता रहता है, वैसी बात है, ठीक है। इसका ऑपोजिट व्यू भी मैं आपको दे देता हूँ, और कंफ्यूज हो जाएंगे आप देखो ऑपोजिट व्यू ये है कि रॉ के अकॉर्डिंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके अकॉर्डिंग नक्सलिज्म भारत का सबसे बड़ा खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, भारत के लिए, ठीक है। फिर फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे GK पिल्लाई, आई थिंक 2009 में, उन्होंने भी यही कहा था कि नक्सलाइट मूवमेंट इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम को गिराना चाहती है 2050 तक। फिर हमने देखा भी है, इनके पास इंसस राइफल्स है, AK राइफल्स है, तो ये सब चीज़ें हैं इनके पास, और ये इतने आर्मी के लोगों को, CRPF के लोगों को मार रहे हैं, तो इनसे खतरा तो है ही, खतरा तो बना हुआ है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों फैक्टर्स को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ये व्यू पॉइंट को बैलेंस करना पड़ेगा इसके साथ जो मैंने अभी आपको बताया। तो पॉइंट क्या है कि हाँ, ये डिक्लाइन हो रहा है, लेकिन हमें इस पर इतना ध्यान देना है कि ये बढ़े ना दोबारा, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हो
कि इवन इफ अर्बन नक्सलाइट्स वांट टू सपोर्ट माओइस्ट आइडियोलॉजी और दे इफ दे ट्रूली वांट, छोड़ो जो भी बोला वो लाइन हटाओ, आप ये इसमें समझो कि अगर वो लोग सच्ची में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट्स के बारे में अच्छे से सपोर्ट करना चाहते हैं, सच्चे तरीके से इक्वल सोसाइटी चाहते हैं, ट्राइबल्स के राइट चाहते हैं, तो ये अर्बन इंटेलेक्चुअल्स को वायलेंट रास्ते नहीं अपनाने चाहिए, इनको लीगल रास्ते अपनाने चाहिए और डेमोक्रेसी के अंदर काम करना चाहिए। और इनको जो अर्बन इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनको नक्सल्स का अंधा सपोर्ट नहीं करना चाहिए, सोच समझ के सपोर्ट करना चाहिए। और नक्सल्स को ये भी अपील करनी चाहिए अर्बन इंटेलेक्चुअल्स को कि आप वायलेंस को छोड़िए। अगर आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए, यही जो 50 साल आपने 1967 के बाद दिए वायलेंस में, आप यही चीज़ अगर पॉलिटिकली काम करते तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, है ना। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, एसेंस क्या है डेमोक्रेसी में, गिव एंड टेक। हम आपको वोट देंगे, आप हमें फैसिलिटीज़ दीजिए एक तरीके से, तो गिव एंड टेक चलता है। तो नक्सल्स को भी यही समझाना पड़ेगा कि आप चीज़ें कुछ दीजिए फिर आपको कुछ मिलेगा, ऐसे थोड़ी ना आप लेते रहोगे सारे टाइम, तो ऐसा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, लिंक्स विद अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन कंट्रीज़। माओवादियों के कनेक्शंस क्या हैं दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ और फॉरेन कंट्रीज़ के साथ। देखो ये टोटल फैक्चुअल चीज़ है, इसमें कनेक्शन है कि नहीं बस आपको ये समझना है। आरपीएफ या पीएलए ऑफ मणिपुर एंड एनएससीएन आईएम फॉर सोर्सिंग आर्म्स, इनके साथ कनेक्शन है, किसके लिए, आर्म्स इकट्ठा करने के लिए। सीपीआईएम जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे बोलते रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके साथ हमारा सपोर्ट है। और ये क्या है, ये यूनाइटेड फ्रंट है। देखो फ्रंट की मैंने पहले बात करी है, ये एक चाहते हैं ग्रुप बनाना जो भारत स्टेट के खिलाफ हो। सीपीआईएम के क्लोज लिंक्स है ऑर्गेनाइजेशन जो फिलीपींस में है उनके साथ भी, ओके, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ फिलीपींस, टर्की, इनके साथ भी। फिर एक इंटरनेशनल पार्टी है, कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ माओइस्ट पार्टीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साउथ एशिया, ये एक ग्रुप है। तो ये ग्रुप में भारत की 4-5 पार्टीज थी जो फाउंडिंग मेंबर थी इसकी। तो CCOMPOSA ये एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ 10 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव इन 4 कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। तो ये क्या है, ये 10 ऑर्गेनाइजेशंस की कोऑर्डिनेशन या फिर एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट की। LWE ऑर्गेनाइजेशन हैं और वो कौन सी कंट्रीज़ में एक्टिव हैं, 4 कंट्रीज़ में। और इसका एम सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूएस का इंपीरियलिज्म को फोर्स करना है, ग्लोबलाइजेशन को फोर्स करना है या फिर उसके अगेंस्ट काम करना है, लेकिन जो इंडियन स्टेट है उसके खिलाफ भी, और जो इंडियन स्टेट माइनॉरिटी पीपल को दबा के रखता है उसके खिलाफ भी। तो ये है, ठीक है, ये बहुत फैक्चुअल सी चीज़ है, इसमें क्या ही समझाएं। तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशंस थी इंडिया की जिन्होंने इसको फाउंडिंग सोसाइटी, फाउंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं CCOMPOSA की, ओके, वो हैं देखो CPI-ML मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया MCC, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया MLM, रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया माओइस्ट CPI-ML। लेकिन इसमें क्या था कि रेवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया और MCC 2003 में मर्ज हो गए थे और MCC बन गए थे। 2004 में MCC और CPI-ML और बस हाँ ये दो CPI-M बन गए थे, तो ये अभी जुड़ गई हैं, ठीक है। तो ये जो थी ये फाउंडिंग पार्टीज थी CCOMPOSA की, इसकी, ओके। फिर इनकी फंडिंग का सोर्स क्या है, इनका मेन फंडिंग का सोर्स ये है कि ये लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं, उनसे ब्लैकमेल करते हैं, उनको किडनैप करने की कोशिश करते हैं, और सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को, फिर कॉरपोरेट कंपनीज को। और ये कहाँ पे उनको करते हैं एक्सटॉर्शन,
जहाँ पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया है। जैसे कोई कंपनी आ रही है माइनिंग के लिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किडनैप करना। काफ़ी सारे टाइम तो ये क्या करते हैं, कॉर्पोरेट्स को मतलब किडनैप नहीं करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपकी चीज़ हम तोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ आके काम कर लो, आप मिनरल ले जाना ले जाओ, लेकिन आपको पैसा देना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से प्रोटेक्शन मनी, हफ्ता। ये किडनैपिंग भी करते हैं, किलिंग्स भी होती हैं। ये पता कब होती हैं, जब इनको एक्सटॉर्शन का पैसा नहीं मिलता है। तो ये क्या करते हैं, फिर ये लेसन दे देते हैं कि अब देखो तुम लोग अगर हेल्प नहीं करोगे तुम्हें ही मार देंगे ऐसे। तो वहाँ के लिए भी किलिंग्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा आपको पता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहाँ पे है, कहाँ पे है, जहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज भारत में बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कोल, आयरन, मैग्नीज, और जैसे उड़ीसा झारखंड हो गया, और उड़ीसा और झारखंड में भारत के 50% कोल रिजर्व्स हैं। और कोल आपको पता है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो इसीलिए ये लोग, इनके पास इतना फाइनेंस है कि कोल तो चाहिए ही चाहिए, कोल तो यहाँ से लेके आना ही पड़ेगा। तो इन रीजन से ये लोग प्रोटेक्शन मनी के थ्रू कमाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि नक्सलाइट मूवमेंट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा कैसे है। जैसे मैंने आपको बताया था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलिज्म बहुत सबसे बड़ा थ्रेट है, बहुत भी नहीं, सबसे बड़ा थ्रेट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो ये ना कि इंटरनल सिक्योरिटी को वीक करता है या इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत बड़ा ट्रबल देता है, लेकिन एक्सटर्नल जो इश्यूज हैं, एक्सटर्नल थ्रेट से भी हमको वल्नरेबल करता है। मतलब हमें ये इंटरनली वीक कर देगा ताकि आपको बाहर से हमले होने का असर, मतलब चांसेस बढ़ जाए। तो पहले तो इम्पैक्ट है इसका सिक्योरिटी पे और फॉरेन अफेयर्स पे। देखो सीपीआईएम ने काफ़ी सारे टाइम बोला है कि जम्मू कश्मीर के जो टेररिस्ट हैं और जो नॉर्थ ईस्ट के जो टेररिस्ट हैं या इंसर्जेंट्स हैं, उनसे हमारा मतलब पूरा सपोर्ट है। और सीपीआईएम का जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि वो टर्की, फिलीपींस, साउथ एशियन कंट्रीज़, सी कॉम्पोजा जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनके साथ लिंक्स है। तो ये सब हमें वीक करता है। जब भारत के अंदर का ही कोई ऐसा जब चीज़ें करेगा तो फिर असर तो होगा ही ना। इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट होता है। कैसे कि माओइस्ट जो है गरीबों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकते हैं। तो सीधी सी बात है, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। जब एक इतने सारे रीजन, जैसे मैंने आपको रेड कॉरिडोर की फ़ोटो दिखाई थी, जब उसमें कोई डेवलपमेंट ही नहीं होगा तो लोगों का वहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी और लोग तो वहाँ रह रहे हैं ना, तो इन दी एंड भारत का ही नुकसान है। उसके ऊपर से ये लोग जो रिसोर्सेज हैं खुद के लिए यूज़ करते हैं, है ना, ऐसा है, ठीक है। फिर और क्या होता है कि इकोनॉमी में जैसे पैसे लगते हैं, भारत सरकार के भी पैसे लगते हैं नक्सल उग्रवाद को कम करने के लिए। और वैसे ही हमारे पास कौन सा बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हमारे पास इतने कम टैक्स पेयर्स हैं और उसके बाद पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो हमारे जो इंटरनल सिक्योरिटी पे कम खर्चा होना चाहिए, वहाँ इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है। क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में तो कम क्यों बोल रहा हूँ, ताकि हमने काफ़ी चीज़ें सॉल्व कर ली थी इंडिपेंडेंस के बाद, थोड़े सालों में काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो गई थी, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा है। फिर सिटीजन्स पे क्या असर होता है और रूल ऑफ लॉ पे क्या फ़र्क पड़ता है। सिटीजन्स पे देखो, लोगों की सीधी सी बात है, जाने जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइफ हो रहा है। हमारे ट्राइबल्स भी मर रहे हैं, हमारे पुलिस वाले भी मर रहे हैं। जो चॉइस से माओवादी बनते हैं उनके लिए तो क्या ही बोलें, वो तो मतलब वो तो आर्म्स उठा रहे हैं तो मरना तो होता ही है फिर। लेकिन जो इनोसेंट सिटीज़न है उसका क्या, जो सिर्फ देश की रक्षा कर रहे हैं उन जवानों का क्या, वो भी तो मर रहे हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि वायलेंस को वायलेंस से कम नहीं किया जा सकता। सरकार भी अगर वायलेंस करेगी तो फिर नक्सल तो और फ़ायदा उठाएंगे इसका। यही तो गांधी जी इसलिए तो बोलते थे नॉन वायलेंस वाली बात, राइट। तो बात ये भी है, तो कोई नहीं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, हम पूरा देखेंगे सरकार को कैसे कैसे चीज़ें चेंज करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, राइट। तो रूल ऑफ लॉ तो पूरा टूट ही जाता है जब वो लोग अपना चलाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कैंगारू कोर्ट, पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है रेड कॉरिडोर में, पता है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर की तो कोई इज्जत ही नहीं रही। फिर ये एक सवाल एक आता है मन में कि इनकी आइडियोलॉजी अगर इतनी अच्छी है और ये लोगों ने इतने लोगों पे कब्जा किया हुआ है, तो ये क्या ये कुछ सही में लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनकी आइडियोलॉजी से तो ऐसा ही लगता है कि ये लोग पुअर
पीपल के लिए फाइट कर रहे हैं और लोगों की सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार एक्चुअल लोगों की होगी, मतलब वो पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जो फैक्ट हैं वो काफ़ी उल्टे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। ये स्टेटमेंट मैंने डिस्कस करी है ना यहाँ पे, ये वाला। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो दिखती है कि हाँ काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट ऐसे नहीं है। इनका लोगों को अपलिफ्ट करने का एम नहीं है, लोगों को सही में ताकत देने का कोई वो नहीं है, कोई इरादा नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिकल पावर चाहते हैं और चाहते हैं कि दूसरे लोग इनके लिए लड़ें, गरीब लड़ें इनके लिए और ये सारी पावर खुद हड़प लें। ओके, ये क्या करते हैं पता है? देखो पॉइंट में पहले इसको कैसे मैंने फ्लो बनाया है कि पहले तो ये है कि हमें लगता है कि हाँ आइडियोलॉजी से ये ऐसा लग रहा है कि हाँ भैया ठीक है ये लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, लोकल इश्यूज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। मतलब लोकल अगर कोई इशू चल रहा है, जैसे कुआं नहीं बना हो ढंग से या फिर स्कूल नहीं बने हो, ये उस चीज़ को यूज़ करके सरकार के खिलाफ भड़काते हैं लोगों को। फिर उसके बाद वो लोकल किसी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, मतलब डेवलपमेंट रोक देंगे। तो ये चीज़ क्या बताती है आपको? ये चीज़ बताती है ना, फैक्ट तो ये हो गए, ये हो गए फैक्ट, ये होगी आइडियोलॉजी, है ना। मतलब आइडियोलॉजी का साथ दे रहे हैं कि हम क्या ठीक है आइडियोलॉजी तुम्हारी अच्छी है तभी इसके लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन असल में ये लोग क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ काम नहीं करने देंगे, रोड नहीं बनाने देंगे, बिजली नहीं लाने देंगे, वाटर सप्लाई प्रॉपर पाइप नहीं बिछाने देंगे। फिर फाइनली क्या होता है, लोकल पॉपुलेशन रियलाइज़ करती है ये चीज़ कि माओवादी इनके हक के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। काफ़ी सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। बट वही है, क्या करें, रियलिटी है। बट हाँ इसीलिए सरकार भी अपने आप ही एक कैंपेन चला रही है, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल कैंपेन, जिसमें ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। फटाफट ये चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। बट यहाँ पे इसका बनता है कि डिस्कस करें कि ये चीज़ें क्यों बनी थी। तो वो एक डायग्राम है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो वही है जो मैंने फर्स्ट लेसन इससे पहले मैंने कराया था ना, एक पूरा लेक्चर, सेकेंड लेक्चर आई थिंक। तो सेकेंड लेक्चर में जो टॉपिक्स थे कि फैक्टर्स क्या हैं एक्सट्रीमिज़म के पैदा होने के, वही है ये। और ये मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है, जल जंगल ज़मीन, डेवलपमेंट डेफिसिट है, सोशल एक्सक्लूजन है, गवर्नेंस नहीं है। तो ये आप पढ़िएगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। तो इशू क्या हो जाता है कि देखो इतने साल बाद भी इंडिपेंडेंस के काफ़ी सारे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई डेवलपमेंट ही नहीं है। ये चीज़ के साथ मेन चीज़ ये है, और दूसरा ये है कि काफ़ी सारे दूसरे सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से नक्सलिज्म चला। और इस सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में मेन क्या था, लैंड रिफॉर्म। ओके, लेकिन ये चीज़ हम देखेंगे इस लेसन में कि सस्टेन कैसे हो रही है, ये चीज़ चल क्यों रही है। पहली बात तो इनकी आइडियोलॉजी बहुत अपीलिंग है, आइडियोलॉजी अच्छी है, ये चाहते हैं कि लोगों को हक मिले उनका, वो चीज़ अच्छी है। वो तो मैंने ऊपर भी डिस्कस किया कि आइडियोलॉजी तो अच्छी है कि लोगों के लिए, तो इसी वजह से ये लोग अपना प्रोपेगेंडा फैलाते रहते हैं और लोग इससे अट्रैक्ट होते रहते हैं। ये इनका मेन आइडियोलॉजी पता है क्या है, ये कहते हैं कि इम्पेरियलिज्म ये गिरने वाला है, कभी भी गिर जाएगा, तो आप आइए, आप हमारे साथ जुड़िए, हम इसको गिराएंगे भी, हम इसको और जल्दी गिराएंगे और फिर हमारा राज होगा। ऐसे ये लोग ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फिर इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ी अच्छी है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब पहले तो इनके साथ काफ़ी सारे लोग हैं, उसके बाद ये लोगों की जो ग्रीवेंसेस होती हैं, जो लोगों के जो दुख होते हैं, सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, छोटे लेवल पे, ज़्यादा नहीं, ताकि लोग इनके तरफ आएँ। ओके, और ये काफ़ी प्लान्ड तरीके से भी चलते हैं, इनके मतलब काम करने का तरीका काफ़ी स्ट्रक्चर रहता है। फिर इनके जो सोर्सेज हैं ये काफ़ी सारे आते रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। फिर इनके पास रिक्रूट भी आते रहते हैं। रिक्रूट क्यों आते रहते हैं, जिस एरिया में ये लोग ऑपरेट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती हैं, तो उस वजह से काफ़ी सारे लोग नक्सलवाद की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको पैसे की ज़रूरत है, उनको गरिमा भी मिलती है, उनको डिग्निटी भी मिलती है ये सब ज्वाइन करके। उनके हाथ में जब हथियार आता है तो वो अलग ही फीलिंग होती है, ऐसा कहना था एक का। तो उनको एक ताकत मिलती है कि हाँ अब हम कुछ कर सकते हैं, वोटिंग से तो कुछ हो नहीं रहा, सरकार आ नहीं रही,
और सरकार क्यों नहीं आ रही? माओवादियों की वजह से। लेकिन आम आदमी को इतना नहीं पता चलता है। तो ये उनको एक तरीके से ताकत मिलती है कि हाँ, गन उठा के अब हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा ये भी है कि इस वजह से जब ये लोग, मैंने बोला ना आपको कि ये एक तरीके से गैप क्रिएट करते हैं गवर्नेंस में, और उस गैप का फ़ायदा उठाते हैं। वो फ़ायदा क्या उठाते हैं? वो इन रिक्रूट्स को रिक्रूट करते हैं और बोलते हैं कि देखो, पैसा तुम्हें हम दे देंगे, तुम हमारे लिए लड़ो। और फिर अब उनके पास फंडिंग तो आती रहती है। जैसे फंडिंग कैसे आती है वो भी मैंने समझाया। फिर ये देखते हैं लैक ऑफ एडिक्वेटली असेस्ड एंड कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये लास्ट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि सरकार काफ़ी चीज़ें कर रही है, लेकिन वो एक मिल बांट की चीज़ें नहीं हो रही। स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग कर रही है। फिर एक और इशू है कि पहली बात तो पता ही नहीं है कि ये कितनी नुकसानदायक चीज़ है। अभी एक मैं आपको ऐसी एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ, पॉलिटिकल चीज़ है, इसको पेपर में मत लिखना। क्या हुआ था कि 2010 में भी जो सरकार थी उसने बोला था कि इसको फटाफट ख़त्म कर देंगे हम। ठीक है। लेकिन और अभी भी 2018 में भी जो सरकार आई, मतलब 2018 में नहीं आई, बट 2018 में भी एक बयान था पॉलिटिकल लीडर का, एक गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर का, कि इसको हम ख़त्म कर देंगे 3 साल में। और अभी भी ये न्यूज़ आई थी थोड़े दिन पहले। तो ये सब चलता रहता है। और ये क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको अंदाज़ा ही नहीं है एक्चुअल में कितने अंदर तक ये चीज़ पहुंची हुई है। समझे? तो प्रॉपर असेसमेंट नहीं है चीज़ों का, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझा नहीं गया है ये बीमारी कितनी फैली हुई है नक्सलिज्म की। तो इसकी वजह से स्टेट कुछ कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, और बस फिर कोऑर्डिनेशन नहीं है, मतलब आप ये समझ लो। राइट। फिर जो ये नक्सलिज्म है, इसको नेशनल सिक्योरिटी इशू बना दिया है, या फिर एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की बजाय इसको बना दिया है बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। इससे क्या है, चीज़ें बदल जाती है। इससे फिर सेंटर जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो नेशनल सिक्योरिटी भी एक टर्म है, जिससे जो स्टेट जो है वो ढंग से चीज़ें नहीं कर पा रहे, तो सेंटर टेक ओवर कर रहा है। लेकिन बात पता है क्या है? देखो, उस स्टेट के लोग जानते हैं असली कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। सेंटर के जो लोग हैं वो दिल्ली में बैठे हैं, वो रिपोर्ट पे काम करते हैं। लेकिन मतलब रिपोर्ट भेजता है कोई, चलो वो किसी IAS IPS को भेजेंगे, वो सर्वे करेगा, रिपोर्ट भेजेगा। लेकिन वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको असली में पता है ना क्या चाहिए, वो करना है। और जो स्टेट होते हैं उनका रिस्पॉन्स पता है क्या होता है? रिएक्टिव। मतलब वो सोचते नहीं है। वो अगर मान लो किसी ने हमला किया, आप भी हमला कर दो। ठीक है। वो प्रोएक्टिव नहीं है। इनके मीनिंग्स आप देखिएगा, है ना। अनकोऑर्डिनेटेड, मिल बांट के नहीं चल रहे हैं, चीज़ों को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। और इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है, कम पड़ रहे हैं। ओके। फिर एक और बात होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा हमले करने लग जाओ नक्सल्स पे भी, और विदाउट फैक्ट, मतलब किसी को भी अरेस्ट कर लो, जब ये सब सिक्योरिटी फोर्सेस चीज़ें करती है ना नक्सल के एरिया में, रेड कॉरिडोर में, तो वहाँ पे भी लोगों का भरोसा उठता है। और फिर पॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है वो भी वीक होता है वहाँ पे। लोग गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं करेंगे। इसलिए मैंने आपको एक न्यूज़ भी बताई थी कि कैबिनेट मिनिस्टर ने एक ने कहा था कि, राजनाथ सिंह ने कहा था कि जो आप अरेस्ट करते हैं वो पूरे फैक्ट बेस्ड पे करिए, ऐसे अंदाजे पे मत करिए। राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, फटाफट एक रिव्यू कर लेते हैं। पहले तो हमने देखा एम क्या है इसका, ओवरऑल एक्शन ये कैसे कैसे काम करते हैं, फिर इनके काम करने का तरीका क्या, मतलब इनके ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है, क्या सोचते हैं लोग, मेथड्स क्या हैं इनके। तो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये समझ में आया। गुरिल्ला वॉरफेयर हमने डिस्कस किया था। प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ये लोग NGO एक्टिविस्ट और जनरल मीडिया के थ्रू। फिर इनका टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन होता है आर्मी के खिलाफ, CRPF के खिलाफ। फिर ये ताज़ा इनकी स्ट्रैटेजी क्या चल रही है वो। फिर वुमेन इतनी सारी क्यों हैं। फिर अर्बन नक्सलिज्म का कंसेप्ट हमने समझा, वो क्या है, ये कैसे काम करता है, ये कहाँ से आया है, 2004 के डॉक्यूमेंट है उससे आया है, 2018 में ये अरेस्ट हुए थे। दो साइड हमने देखी कि अर्बन नक्सल थ्रेट हैं क्या इंटरनल सिक्योरिटी को। फिर हमने देखा कि ये थ्रेट क्यों नहीं है, सॉरी पहले देखा थ्रेट क्यों नहीं है, फिर देखा कि थ्रेट क्यों है। फिर मैंने आपको कंक्लूजन भी बताया एक,
वे फॉरवर्ड क्या है, स्टेप्स क्या लेने चाहिए, फिर ओवरऑल अर्बन नक्सलिज्म के लिए क्या आइडियोलॉजी है। मैंने आपको वो भी बताया कि कम भी हो रहा है आइडियोलॉजी धीरे धीरे। देखो 50 साल का अगर आप एंगल लोगे तो ऑब्वियसली उनका असर कम हुआ है, लेकिन अभी भी वो मतलब हमला कर सकते हैं चीज़ों लोगों पे। अदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या लिंक है इनका, वो हमने देखा। फिर इनकी फंडिंग का सोर्सेज क्या है, ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे करते हैं, लोग खुद करते हैं। फिर नक्सलाइट मूवमेंट इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कैसे थ्रेट है, वो हमने देखा। फिर ये लोगों के लिए सच में काम कर रहे हैं क्या, हमने ये भी देखा। क्या सोल्यूशन है, सॉरी क्या उसका स्टेप है। पहले तो हाँ अपीयर होता है, लेकिन फिर उसके बाद पॉपुलेशन को रियलाइज़ होता है कि नहीं। फिर हमने देखा राइज के क्या फैक्टर हैं, जो नक्सलिज्म है वो क्यों आया, वो हमने देखा। लेकिन ये पॉइंट मेन है, क्योंकि ये तो हमने पहले देख लिया है लेक्चर्स में। ये पॉइंट इस लेक्चर में कवर किया कि ये चल क्यों रहा है, बन तो गया लेकिन ये सस्टेन कैसे हो रहा है, 50 साल 55 साल चल कैसे रहा है ये। ओके, फिर हमने फोर्सेस समझी पूरी, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, वो लास्ट होगा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म के लिए। उसमें हम गवर्नमेंट स्टेप्स डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट केस स्टडीज़ हैं पॉजिटिव वाली, कहाँ पे क्या काम किया था वो देखेंगे, और एक दो चीज़ देखेंगे जो नहीं काम करी थी, और ऑब्वियसली वे फॉरवर्ड कि सरकार और क्या कर सकती है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।